राजस्थान कांग्रेस की सीईसी बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर और अपडेट आपको बताते चले। कांग्रेस की चौथी लिस्ट को लेकर आज मंथन होना है। प्रभारी रंधावा एआईसीसी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, तो वहीं एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मुख्यालय पहुंचे हैं। सीईसी बैठक में आज राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। अंबिका सोनी भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंची हुई हैं और आज मंथन किया जाएगा चौथी लिस्ट को लेकर। कांग्रेस की ओर से आज चौथी लिस्ट का ऐलान किया जा सकता है और सीईसी की बैठक महत्वपूर्ण, जब चौथी लिस्ट को लेकर नामों पर मुहर लगेगी और जो नाम अभी भी अटके हुए हैं, जिन्हें लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है, उन्हें लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो 105 कुल ऐसे नाम हैं जिनका ऐलान होना अभी बाकी है। 95 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है कांग्रेस की ओर से और अब इंतजार है कि कब कांग्रेस की ओर से चौथी लिस्ट का ऐलान किया जाएगा। और देखना बड़ा ही खास होगा कि चौथी लिस्ट में कौन कौन से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीईसी की बैठक होनी है और तमाम जो दिग्गज है वो लगातार पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले कि इस बैठक में आज राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे, लेकिन कल जो बैठक हुई थी उसमें राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे थे। माना जा रहा है कि तकरीबन 65 नाम ऐसे हैं जिन पर मुहर लग चुकी है और 30 लगभग ऐसे नाम बताए जा रहे हैं जिन्हें लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, जो विवादित चेहरे हैं। क्योंकि कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि जब उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए तो कहीं से भी विवाद ना हो, कोई उन नामों को लेकर बगावत ना करे, क्योंकि पार्टी को बखूबी पता है कि अगर आखिरी वक्त में पार्टी में खींचतान होती है, बगावत होता है, तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और यही वजह है कि लगातार 30 नामों को लेकर अभी भी चिंतन और मंथन का दौर जारी है। तो कुल 105 उम्मीदवार अभी कांग्रेस की ओर से मैदान में उतारे जाने हैं और देखना बड़ा ही खास होगा कि इस बार की लिस्ट में कौन कौन से दिग्गजों को मैदान में उतारा जाता है। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की ओर से यह बयान सामने है कि इस बार युवाओं से लेकर महिलाओं को भी मौका दिया जाएगा। इससे पहले जो लिस्ट सामने आई है, अभी तक 95 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इनमें लगभग वही नाम है जो पहले से चले आ रहे थे। सिटिंग एमएलए को मौका मिला है, हालांकि पर्यवेक्षकों ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसके आधार पर जरूर ये कहा गया था कि कुछ विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और ऐसे में माना जा रहा था कि उनके पत्ते कट सकते हैं, कुछ नए चेहरे मैदान में उतारे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब तक जो लिस्ट कांग्रेस की ओर से सामने आई है उसमें ऐसा देखने को नहीं मिला और यही वजह है कि माना जा रहा है कि इस बार जब चौथी लिस्ट सामने आएगी जिसमें तकरीबन 65 नाम बताए जा रहे हैं, तो कुछ युवाओं और महिलाओं को भी इस लिस्ट में मौका जरूर दिया जा सकता है। दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, बैठक होने वाली है, कौन कौन पहुंच चुका है और अब इंतजार है चौथी लिस्ट का? राहुल है और चौथी लिस्ट जो है वो तैयार है, लेकिन जो अतिरिक्त 28 से 30 नाम पेंडिंग है उनको लेकर अब सीईसी की बैठक कुछ मिनटों के बाद शुरू होगी। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा, प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई, तीनों सह प्रभारी और सीईसी के और जितने भी मेंबर्स हैं, अंबिका सोनी, सहित तमाम लोग इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच गए हैं। कुछ सेकंडों के बाद इस बैठक का विधिवत शुभारंभ होने वाला है। आज जो सीईसी की बैठक है प्रियंका, उसमें करीब 28 से 30 सीटों पर डिस्कशन होगा, जिन पर की कल सहमति नहीं बन पाई थी और कल चर्चा नहीं हुई थी। क्योंकि कल जो सीईसी की बैठक हुई उसमें करीब 65 सीटों को क्लियर किया गया था, शेष बची सीटों पर आज डिस्कशन होगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी के लिए माथापच्ची से भरी जो सीटें हैं, जिन सीटों पर ज्यादा सिरदर्दी है, उन पर डिस्कशन अभी संभव है, उन पर डिस्कशन अभी होगा। और तमाम वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सिरदर्दी है, विवादित तमाम सीटें हैं, विरोध का खतरा है, बगावत का खतरा है, उन तमाम सीटों पर किस फॉर्मूले के तहत टिकट वितरण किया जाए, इसमें लगातार मंथन भी हुआ और आज सीईसी की बैठक में उन तमाम सीटों को क्लियर भी कर लिया जाएगा। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 3 टुकड़ों में सूचियों का ऐलान किया, जिसमें 95 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, लेकिन अधिकांश सीटों पर अपने मौजूदा जो विधायक थे, मंत्री थे, उन्हें मौका दिया गया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अब जो
आगे आने वाली सूचियां हैं उनमें करीब 1 दर्जन मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। और युवा और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी खास तौर पर आगे आने वाली सूचियों में देखने को मिलेगा। हाँ। और इसका इशारा कल प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने सीईसी की बैठक के बाद जब मीडिया से मुखातिब होते हुए बयान दिया तो साफ तौर पर कहा कि आगे आने वाली सूचियों में ज्यादा से ज्यादा युवाओं का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा, कई फ्रेश चेहरों को मौका दिया जाएगा और साफ तौर पर जो सीट लिस्ट आएगी वो काफी मजबूत होगी। ये कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि विजिबिलिटी के आधार पर इसका चयन करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजिकली तौर पर काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है। पहली सूची में ही हमने देखा बीजेपी में 41 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया और 41 प्रत्याशियों में 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया। ऐसे में उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस किस रणनीति पर आगे बढ़ेगी, ये तीसरी और चौथी और पांचवी सूची में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो 3 सूचियां अभी तक आई हैं उसमें मौजूदा विधायकों और मंत्रियों को रिपीट किया गया है, उसके साथ ही सरकार के संकट के समय साथ देने वाले विधायकों को भी तरजीह दी गई है। मतलब जिन निर्दलीय विधायकों ने सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनको टिकट दिया गया, उसके साथ ही बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को भी टिकट अब तक सौंपी जा चुकी है। लेकिन तिजारा वाली सीट पर संदीप यादव की टिकट पर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। ऐसे में क्या संदीप यादव को टिकट दी जाएगी, इस पर निगाहें हैं, क्योंकि इस बात का प्रस्ताव रखा गया सीईसी की बैठक में कि किसी मुस्लिम को वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाए। ऐसे में राहुल गांधी की आपत्ति थी कि जब सभी बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को टिकट दिया गया तो फिर संदीप यादव को भी टिकट दे देना चाहिए, और पहले क्या वहां पर मुस्लिम नहीं थे। तो इस प्रकार की कई सीटों पर पेच कल फंसा जब सीईसी की बैठक हुई, और राहुल गांधी ने कई सीटों पर वीटो भी किया है, जिसके बाद कल देर रात को जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक हुई तो जिन सीटों पर सहमति बनी थी कल की सीईसी बैठक में उन पर क्रॉस कटिंग भी हो सकती है और नए चेहरे इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। तो उस बात पर पुष्टि हो जाएगी कि नए चेहरों को मौका आगे आने वाली जो सूचियां हैं लखवीर, अब माना जा रहा है कि नए चेहरों को भी मौका दे सकती है पार्टी, और जो अगली सूची सामने आएगी उसमें कुछ युवाओं से लेकर महिलाओं के नाम का भी जिक्र हो सकता है। अब देखना है कि जो सिटिंग एमएलए नाराज होंगे इसके बाद उन्हें कैसे पार्टी मनाती है और लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल किए जाते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा लखवीर इस बैठक पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। रात 8 बजे जेपी नड्डा के घर पर मंथन किया जाएगा। नड्डा के घर पर कोर ग्रुप की बैठक होगी। बची हुई 76 सीटों पर अंतिम सहमति बनेगी। फिलहाल प्रहलाद जोशी के घर पर मंथन का दौर जारी है। तीसरी लिस्ट के नामों के चयन पर चर्चा की जा रही। कई घंटों से लगातार चिंतन और मंथन का दौर जारी है, क्योंकि बीजेपी के लिए भी लगातार ये सीटें टफेस्ट बनी हुई हैं। चैलेंजिंग इसीलिए है क्योंकि 76 में से 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन है जिताऊ उम्मीदवार। इसी को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। बची हुई 76 सीटों पर अंतिम सहमति आज बना ली जाएगी, और माना जा रहा है कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी कभी भी जारी की जा सकती है, क्योंकि आज का बैठक महत्वपूर्ण है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। रात 8 बजे जेपी नड्डा के घर पर मंथन किया जाएगा, और माना जा रहा है कि इस मंथन में इन सूचियों पर फाइनल मोहर लग सकती है। नड्डा के घर पर कोर ग्रुप की एक बड़ी बैठक होगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा सीट से आज नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ विधायक रघु शर्मा भी मौजूद रहे। इससे पहले पायलट ने एक विशाल रैली निकाली और शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आप। सचिन पायलट ने टोंक से नामांकन दाखिल कर दिया है। पायलट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पायलट साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? पिछली बार एक रिकॉर्ड जीत आपको मिली थी। मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक का विश्वास हम लोग जीतने में कामयाब रहे। चुनाव जीतना अलग होता है, लेकिन पब्लिक का विश्वास, उनका मन जीतना वो अलग होता है। 5 साल में जो काम हम लोगों ने किया उसको लोगों ने पसंद किया है। परिणाम 3 तारीख को आएंगे, लेकिन मुझे लगता है मेरे क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को अच्छा बहुमत मिलेगा। आपके समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया है, आपके रोड शो में अपार भीड़ उमड़ी है, संकेत क्या दे रही है? आपका जोश और हौसला और बड़ा होगा? नहीं, वो तो जब नामांकन होता है तो सब कार्यकर्ता इकट्ठे आते हैं। जब भी हम रैलियां करते हैं,
प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें भागीदारी लोग अच्छी करते हैं, तो खुशी की बात है पार्टी के लिए। इसमें समझता हूँ कि इसमें जो लोगों की मंशा है वो जाहिर होती है। भाई इस बार ये कह रहे हैं कि इस बार जो है सीएम से कुछ मंजूर नहीं है। देखिए, लोगों का की जो भावना है उसका हम सब आदर करते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल स्थापित है। फिर जीते हुए विधायक तय करते हैं आला कमान के साथ चर्चा करने के बाद कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, और वो पहले हुआ था वही आगे होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। हाँ, लोगों की भावना है तो उसका मैं उसको शर्माते से उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन आज हमें चुनाव जीतना हमारी पहली प्राथमिकता है। सियासी बगावत बनाम 25 सितंबर, इन घटनाओं से पार्टी कितना आगे निकल चुकी है अब? भाई मैंने कहा बार बार आपको, मुझे खरगे राहुल जी ने कहा कि सितंबर 25 को क्या हुआ, 26 को क्या हुआ, 27 को क्या हुआ, उन बातों को माफ़ करके भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज जनता कांग्रेस उम्मीद करती है, और एज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाते हम चाहते हैं कि यहाँ सरकार हम बनाएं, और उस पर अपना ध्यान फोकस करना चाहिए। उसी काम को हम लोग कर रहे हैं। पेपर लीक एक बड़ा इश्यू है, ईडी की एंट्री हो गई, बड़े नेताओं को पूछ करके, और उनको बार बार समन दिए जा रहे हैं। ऐसे में करप्शन एक बड़ा इश्यू होगा, बीजेपी आप लोगों को घेरेगी, तो किस तरह से आप जवाब देंगे? तो खुद घिरी हुई है ना करप्शन के इश्यू पे, किसी को क्या घेरेंगे वो? उन्होंने ऐसा कौन सा कदम उठाया है जो काला धन खत्म करने की बात करते थे, विदेशों से लाने की बात करते थे? अनेक आरोप उनके नेताओं पर लग चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। चुनाव से डरकर आप एजेंसीज को भेज दें किसी के पीछे, उसे क्या प्रूव होता है? और क्या एविडेंस दिया है, क्या तथ्यात्मक रिपोर्ट दी है? मुझे तो कोई स्टेटमेंट देखा नहीं ईडी का मैंने आया हो कि हमें ये मिला है, हमने ये खोजबीन करी है। लेकिन ये इलेक्शन से पहले करना बड़ा एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड कदम लगता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 टॉक। तो वहीं जालौर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जोगेश्वर गर्ग ने निर्वाचन अधिकारी को अपना नामांकन जमा करवाया। जोगेश्वर गर्ग सभा को संबोधित करने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रैली के रूप में कलेक्ट्रेट भी पहुंचे। तो बीजेपी प्रत्याशी जोगेश्वर गर्ग ने नामांकन किया। बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। रैली निकालते हुए वो अंदर पहुंचे और वहां पर उन्होंने नामांकन दाखिल किया। और नामांकन में बीजेपी ताकत भी झोंकेगी। जी हां, प्रत्याशियों के नामांकन में दिग्गज शामिल किए जाएंगे। कल राजस्थान, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। बाबा बालकनाथ के नामांकन में सीएम योगी शामिल होंगे। तो वहीं तिजारा में बालकनाथ के समर्थन में वो एक सभा भी करेंगे, जहां से हुंकार भरेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 नवंबर को केशव प्रसाद मौर्य का दौरा होने वाला है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2 नवंबर को पहुंचेंगे। सतीश पूनिया के नामांकन में केशव प्रसाद मौर्य शामिल रहेंगे। तो वहीं 3 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राजसमंद पहुंचेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में वो शामिल होंगे। तो बीजेपी के जो दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, उनके समर्थन में अलग अलग राज्यों से कुछ नेता भी पहुंचेंगे, तो कुछ केंद्रीय मंत्री भी पहुंचकर उनका समर्थन करते हुए नामांकन के दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो नामांकन के दौरान बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करेगी और इसी को लेकर खास रणनीति तैयार कर ली गई है। जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं। तो नामांकन में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। नामांकन में जब प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे तो उस दौरान कुछ और दिग्गज चेहरे भी आपको नजर आएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राजस्थान पहुंचेंगे और प्रत्याशियों के साथ मौजूद रहेंगे। तो वहीं जयपुर में सांगानेर से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने अपना नामांकन दाखिल किया। पुष्पेंद्र भारद्वाज वाहन रैली के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचे। प्रधान कार्यालय से नामांकन स्थल तक बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कांग्रेस उम्मीदवार पुष्पेंद्र भारद्वाज उप जिला निर्वाचन अधिकारी महिपाल सिंह को अपना नामांकन पत्र सौंपते नजर आए। साथ ही पुष्पेंद्र भारद्वाज ने चुनाव में जीत का दम भी भरा। आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने का आज दूसरा दिन है। ऐसे में सांगानेर सीट से पुष्पेंद्र भारद्वाज ने पहला नामांकन दाखिल किया।
तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज दूसरा दिन नामांकन दाखिल करने का, कल पहला दिन था। 30 तारीख से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। 30 तारीख से प्रत्याशी नामांकन करने पहुंच रहे हैं और दूसरे दिन वाहन रैली लेकर नामांकन के लिए प्रत्याशी पहुंचे। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने आज सांगानेर सीट से अपना नामांकन भर दिया है। पुष्पेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की। पुष्पेंद्र जी, आज आपने सांगानेर से नामांकन भरा है, काफी चुनौतियां हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे पिछले 20 सालों की चुनौतियां हैं। क्यों लगातार आप जानते हैं 20 साल से यहाँ बीजेपी के विधायक रहे और जनता त्राई कर रही है। पानी पीने का बिशलपुर का पानी नहीं था, सीवरेज लाइनें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, लाइटें नहीं थी, नालियाँ नहीं थी, और तो और यहाँ शिक्षा मंत्री रहे, चिकित्सा मंत्री रहे, एक कॉलेज नहीं खुला पाए, सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं खुलवा पाए। और ये मेरा सौभाग्य है। आज मैं धन्यवाद देता हूँ बीजेपी के 20 साल से जीते हुए नेताओं का कि आज उनके निकम्मेपन की वजह से जनता मेरे को आशीर्वाद दे रही है। अगर उन्होंने कुछ काम करवाए होते, आज सैटेलाइट हॉस्पिटल में खुलवा रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज 4-4 में खुलवा रहा हूँ, जयपुर चौपाटी सिटी पार्क जैसे बिशलपुर की लाइनें, सीवरेज लाइनें, ऐसे काम मुझे करवाने पड़ रहे हैं। इसलिए जनता जनार्दन मुझे पूरा आशीर्वाद दे रही है। लेकिन सांगानेर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 1977 से बात की जाए, एक बार इंदिरा मायाराम जो है उन्हें मौका मिला। पुष्पेंद्र भारद्वाज के सामने किस तरीके की चुनौतियां हैं, क्योंकि पिछली बार जो जीत का अंतर था थोड़ा बड़ा था? देखिए, जनता जनार्दन है, 20,000 से हराती है, 50,000 से जिता देती है, 70,000 से जिताती है, 1 लाख से हरा देती है। तो जनता जनार्दन के आगे तो किसी को घमंड भी नहीं होना चाहिए, जैसा कि बीजेपी के नेताओं को घमंड है। और चुनौती निश्चित तौर पे बढ़ी है, लेकिन इन चुनौतियों का हमने डटकर सामना किया है। लोग कोरोना काल को नहीं भूलेंगे, जब चुने हुए जनप्रतिनिधि यहाँ बीजेपी के घरों में बैठे थे, उनका भाई बेटा पुष्पेंद्र भारद्वाज अपने 5 साल की छोटी बेटी को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के जनता के सुख दुख में हाथ बटा रहा। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। आबकारी विभाग का पीओ ट्रैप हुआ है झालावाड़ से। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आबकारी विभाग में एसीबी की एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हुकुम सिंह को ट्रैप किया गया है। 4,000 की रिश्वत लेते हुए हुकुम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। कंप्यूटर ऑपरेटर के मार्फत रिश्वत ली जा रही थी। लाइसेंसी दुकानदार से मासिक बंदी की डिमांड की गई थी। झालावाड़ एसीबी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के बाद की ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के मार्फत रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तारी की है। लाइसेंसी दुकानदार से मासिक बंदी की डिमांड की गई थी। झालावाड़ एसीबी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी में 28 तारीख को इन्होंने हमें कंप्लेंट किया, तो उसमें 7,500 रुपये मांगने के बारे में इन्होंने लिखा। तो हम लोगों ने सत्यापन किया 28 तारीख को, ये भी 28 अक्टूबर को। तो उसमें 4,000 रुपये फिलहाल लेने पर सहमति बनी। तो 4,000 रुपये जो है, आज ये आबकारी इंस्पेक्टर का कमरा है, यहाँ ये बैठे हुए थे, तो इन्होंने उसको नहीं लेकर के ये जो आपका प्रिंटर रखा हुआ है, जो प्रजापति आरोपी है, इसकी टेबल पे जो लिखा हुआ है प्रिंटर के नीचे जो कागज रखे हुए हैं वहाँ इन्होंने रखवा दी। वो हमारी रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है कि यहाँ रखने की बात है। और भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगस्टर कुलदीप जगीना हत्याकांड से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बताते चले। 50,000 का इनामी बदमाश अरुण फौजी गिरफ्तार हो गया है। कुलदीप जगीना की पेशी के दौरान हत्या की गई थी। कुलदीप जगीना हत्याकांड में नामजद आरोपी है अरुण फौजी। तो बड़ी सूचना इस वक्त की, अरुण फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया। कुल 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा अरुण फौजी पर की गई थी। लंबे वक्त से पुलिस को इसकी तलाश भी थी और आज ये सफलता मिली है जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर कुलदीप जगीना हत्याकांड मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबूलाल कटारा को आरपीएससी ले जाया गया। सर्च की अनुमति न मिलने पर वापस एसओजी की टीम लौट गई। आरपीएससी में कटारा के चैम्बर की चेकिंग की जानी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के बाद टीम वापस लौट गई। तो अजमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरपीएससी में कटारा के चैम्बर की चेकिंग करने के लिए एसओजी की टीम पहुंची हुई थी और इस दौरान वो कटारा को अपने साथ भी ले गई थी,
लेकिन आरपीएससी की ओर से इस चेकिंग को लेकर जब सहमति नहीं मिली तो टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ गया। तो पेपर लीक मामले को लेकर लगातार जांच जारी है और इसी क्रम में एसओजी की टीम आरपीएससी पहुंची थी, लेकिन जब अनुमति नहीं मिली तो टीम को वापस लौटना पड़ गया। उधर झुंझुनू के सिंगाना में बैंक में रुपए जमा करने जा रहे व्यापारी से 7 लाख रुपए जब्त करने के मामले ने तूल पकड़ लिया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने आज थाने का घेराव किया। इन लोगों ने व्यापारी के साथ हुई घटना की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। इस दौरान व्यापारियों ने थानाधिकारी को ज्ञापन देकर झूठी कार्रवाई करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की भी मांग की। तो वहीं गोविंदगढ़ के पूर्व सरपंच गोपाल डेनवाल की फेसबुक आईडी को हैकर्स ने हैक कर लिया। आपत्तिजनक पोस्ट की गई, जिसकी शिकायत पूर्व सरपंच ने थाने में की। पीड़ित गोपाल डेनवाल की माने तो उन्हें फेसबुक आईडी हैक होने की जानकारी एक रिश्तेदार के जरिए मिली, जिसके बाद उन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट चेक कर पुलिस से शिकायत की। इस बाबत गोविंदगढ़ थानाधिकारी महेंद्र कुमार का कहना है कि मामले की शिकायत दर्ज कर मामला साइबर क्राइम को भेज दिया गया है। मेरी फेसबुक आईडी सरपंच गोपाल डेनवाल के नाम से बनी हुई थी। 1 महीने पहले किसी ने उसको हैक कर ली। मैंने दूसरी फेसबुक आईडी इसी नाम से बनाई और उस फेसबुक आईडी को बंद करवाने के लिए रिक्वेस्ट दिलवा दी। लेकिन कल शाम को मुझे किसी मित्र के द्वारा पता चला कि आपकी पुरानी फेसबुक आईडी से किसी ने आपत्तिजनक वीडियो तस्वीरें अपलोड की है। तो इसकी शिकायत मैंने साइबर क्राइम और पुलिस थाना गोविंदगढ़ में दर्ज करवा दी है। खबर जयपुर से है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश पिस्टल दिखाकर तकरीबन 18 किलो चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बदमाशों ने वारदात को तब तक अंजाम दिया जब तक ज्वेलर दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी बदमाशों ने ज्वेलर को पिस्टल दिखाकर चांदी के जेवर से भरा बैग लिया और फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। उधर जयपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनता की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम खोला है, जहां पर आप शिकायत के साथ साथ जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर फोन करके आप जानकारी या फिर शिकायत भी कर सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान राजधानी जयपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से एक नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां पर आम आदमी अपनी जानकारी भी ले सकता है और शिकायतें भी कर सकता है। आप देख सकते हैं कि जयपुर का ये कंट्रोल रूम है, जहां पर बाकायदा 24 घंटे जो टीम है वो मुस्तैद है। आपको किसी भी तरह की आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी देनी हो, किसी भी तरह के प्रलोभन के बंटने की जानकारी देनी हो या कोई भी जानकारी यहाँ पर नियंत्रण कक्ष से लेनी हो, उसके लिए 24 घंटे बाकायदा 3 अलग अलग शिफ्ट में लोग लगे हुए हैं और पूरे चुनाव तक ये लोग लगे रहेंगे। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं सर किस तरह से आप लोग इस कंट्रोल रूम को संभाल रहे हैं और किस किस तरह की लोग जानकारियाँ यहाँ से ले रहे हैं। विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनज़र 19 विधानसभा क्षेत्रों के किसी भी सामान्य नागरिक की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या निर्वाचन आयोग के जो नॉर्म्स हैं उनके विरुद्ध यदि कोई भी उनको कहीं भी कुछ महसूस हो रहा है तो वो यहाँ जानकारी दे करके अविलंब अपना समाधान। खबर सिरोही से, जहां पर आंबेश्वर में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया, जहां पर एक ढाबे में खाना खाने के बाद 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। समय रहते इन सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज मिलने पर सभी को वहां से रेफर किया गया और दोपहर बाद सभी को छुट्टी भी दे दी गई। लेकिन होटल संचालक के खिलाफ दूषित खाना खिलाने को लेकर चिकित्सा विभाग में इसकी शिकायत भी दी गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे प्रदेश में जगह जगह पर नाकेबंदी कर जांच की जा रही है, लेकिन भरतपुर में हालात अच्छे नहीं हैं। यहां कई जगहों पर नाकाबंदी के नाम पर
सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। यहाँ बिना किसी रोक टोक के वाहन आ और जा रहे हैं। कई किलोमीटर के दायरे में एक भी नाकाबंदी पॉइंट नहीं है, जिसका खुलासा न्यूज 18 राजस्थान के रियलिटी चेक के दौरान हुआ। देखिए। राजस्थान विधानसभा चुनावों को देखते हुए लगातार जिले भर में नाकाबंदी कराई जा रही है और एफएसटी टीम और जो एसएसटी टीम है वो लगातार जगह जगह निगरानी कर रही। ये जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव सहित पुलिस अधीक्षक का कहना है, लेकिन क्या हकीकत है उसे जानने के लिए हम लगातार क्षेत्र में जो पहुंच रहे हैं, जहां जहां नाकाबंदी की गई है उन पॉइंटों को देखा गया है। तो ज्यादातर जो एफएसटी की टीमें हैं वो नदारद नजर आ रही हैं, यानी कि बेरोक टोक वाहनों का जो आवागमन है वो हो रहा है। इक्का दुक्का जगह पर ही जो एफएसटी की टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। मैं इस वक्त रुदावल थाना क्षेत्र का जो खिरिया मोड़ इलाका है वहाँ मौजूद हूँ, जहाँ से ये सामने वाला जो रोड है वो उत्तर प्रदेश की तरफ जाता है, एक धौलपुर जिले की तरफ जाता है और दूसरा जो है वो बयाना की तरफ जाता है। लेकिन आप देखिए यहाँ कोई भी टीम मौजूद नहीं है। यहाँ लगातार जो गाड़ियाँ हैं वो आ रही हैं, जा रही हैं और बेरोक टोक होकर के जो गाड़ियाँ हैं वो जा रही हैं, यानी कि साफ तौर पर पैसे का जो आवागमन है दूसरे राज्यों से वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है। इस तरह से देखिए अब ये जो गाड़ी है वो जा रही है, कोई भी यहाँ पर नहीं रोक रहा है, ना ही कोई टोक रहा है। इस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। और साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।